आज क्लास हम बात करेंगे मैथ्स पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। ये पेडागोजी प्रीवियस ईयर बेस्ड रहने वाला है, तो आपके रिवीजन क्लास चल रही है, रिवीजन प्रैक्टिस सेट है जो प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेगा। आइए देखते हैं, टॉप क्वेश्चंस करेंगे और मैथ्स पेडागोजी में 15 नंबर अंक प्राप्त करना है, तो सभी लोगों को कमेंट करना अनिवार्य है। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, प्रसिद्ध कथन किसका है? ये एमपी टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। वर्ग 2 में यह प्रश्न पूछा गया था। हागवेन, रोजर बेकन, लॉक या डटन है। तो सभी लोग जानते हैं गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। ये कथन सुप्रसिद्ध आपके रोजर बेकन का कथन हो जाता है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिए गए रोजर बेकन वाला सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कि रोजर बेकन ने गणित के महत्व को प्रतिपादित करते हुए समस्त विज्ञानों का मुख्य द्वार और कुंजी कहा है। गणित को किसने कहा है? रोजर बेकन ने कहा है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, प्रश्न रिपीट होता है, सभी को समझना और फीडबैक करना है। दूसरा प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है कि गणित शिक्षण की आगमन विधि का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ये पिछले ईयर 2024 एमपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। एमपी टीटी 2024 में आया प्रश्न है कि गणित शिक्षण की आगमन विधि का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होता है? अज्ञात से ज्ञात, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर या अमूर्त से मूर्त की ओर। सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, नमन और नमस्कार करते हैं। तो गणित शिक्षण के आगमन विधि की जब भी बात करते हैं, इंडक्टिव मेथड की बात होती है, तो विशिष्ट से समान की ओर होता है। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर होता है। आगमन विधि सबसे पहले बच्चों के समक्ष विशिष्ट उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद निरीक्षण द्वारा छात्र स्वयं समान नियम और सूत्र स्थापित करते हैं। तो छात्र स्वयं नियम समान सूत्र स्थापित करते हैं, विशिष्ट से समान की ओर होता है, वह कहलाती है आपकी आगमन विधि। इसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्यारा सा प्रश्न है। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली गणित का मुख्य उद्देश्य कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 1 नंबर का एनसीएफ 2005 से पूछा जाता है। कभी के एनसीएफ से 2 प्रश्न आ जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखना समझना है। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग स्कूली गणित का मुख्य उद्देश्य कैसा होना चाहिए? बच्चों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास करना, बच्चों के संसाधनों का गणितीकरण करना, ज्यामितीय प्रमेयों को रटाना या रोजगार योग्य वयस्कों का निर्माण करना। तो राइट आंसर क्या होगा? बच्चों में संख्यात्मक कौशल का विकास करना। स्कूली गणित का मुख्य उद्देश्य यही होता है। अब बाकी हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598 9630689598। ये व्हाट्सएप नंबर है संस्था का, व्हाट्सएप करेंगे, टीम हमारी सारा टर्म्स एंड कंडीशन आपको फॉरवर्ड कर देगी। टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए, टॉपर नोट्स प्राप्त करिए। ये टॉपर नोट्स आपकी तैयारी को 15 से 20% और पक्की बना देंगे और मजबूत कर देंगे। तो तैयारी मजबूत करिए, टॉपर नोट्स पाइए, अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि एक छात्र को संख्याओं और गणनाओं में समस्या हो रही है तो वह अधिगम की किस अक्षमता से ग्रसित हो सकता है? तो मैंने कई बार जिक्र होता है, और अधिगम अक्षमता से एक प्रश्न आना कन्फर्म है, याद रखिएगा। तो संख्या और गणनाओं में समस्या होना किसका होता है? संख्या गणना अर्थात किसकी बात करेंगे? डिसकैलकुलिया। गणना मतलब कैलकुलेटर। गणना किससे करते हैं? कैलकुलेटर से करते हैं। कैलकुलेटर मतलब डिसकैलकुलिया। तो कोई भी छात्र बालक बालिका को संख्या गणना में समस्या आ रही है तो डिसकैलकुलिया करना है। बोलने में समस्या आ रही है डिसलेक्सिया करना है। लिखने में समस्या आ रही है डिस्ग्राफिया करना है। गति से संबंधित है तो डिस्प्रेक्सिया करना है। ठीक है, नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति अर्थात जियोमेट्री सिखाने के लिए वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार कौन सा स्तर बेहतर होगा? कौन सा स्तर पहला स्तर है? ज्यामिति जियोमेट्री सिखाने के लिए वैन हीले ने एक सिद्धांत दिया, और उसका प्रथम कौन सा है? दृश्यावलोकन, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन या औपचारिक निगमन? सभी लोग बताइए जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति सिखाने के लिए वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार प्रथम स्तर कौन सा है? यानी इसके सारे स्तर हमें पता होना चाहिए वैन हीले के। तो प्रथम स्तर होता है स्तर 0, दृश्य अवलोकन होता है, विजुलाइजेशन होता है। वैन हीले ने ज्यामिति विचार के मॉडल का पहला चरण स्तर जो चक्षुषीकरण बोला है, जिसे हम दृश्यावलोकन बोलते हैं, चक्षुषीकरण भी बोलते हैं, जहाँ बच्चे केवल रूप या दिखावटी के आधार पर आकृतियों को पहचानते हैं, उसको हम दृश्यावलोकन केवल देख करके पहचानते हैं। दूसरा स्तर होता है हमारा विश्लेषण, एनालिसिस करके।
अर्थात आकृतियों को गुण को समझकर। स्तर 2 यानी औपचारिक जो निगमन होता है, अनौपचारिक निगमन में क्या होता है, आकृतियों के बीच आपसी संबंध बनाकर हम पहचान सकते हैं। और स्तर तीसरा जो औपचारिक होता है, औपचारिक में क्या होता है, नियमों और प्रमेयों को समझकर बताया जा सकता है। एक और होता है स्तर चौथा, स्तर चौथा भी होता है। स्तर चौथे में क्या होता है, यह दृढ़ता होता है, सबसे उच्च स्तर एक गणितज्ञ की तरह सोचना होता है, वह चौथा स्तर है, दृढ़ता होता है। दृढ़ता से कहता है मजबूती से, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर होती चली जा रही हैं। अगला प्रश्न है, गणित में रेमेडियल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। रेमेडियल जो टीचिंग होती है, उपचारात्मक शिक्षण जिसे हम बोलते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के सीखने की कमी और कमजोरियों को दूर करना। उपचारात्मक मतलब रेमेडियल टीचिंग मतलब छात्रों के सीखने कमी को कमजोरी को दूर कर देना। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। इसके बाद देखते हैं आपका प्यारा सा प्रश्न, अगला सा प्रश्न है, सभी को ध्यानपूर्वक देखना है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित अवधारणाओं के विकास के लिए, प्राथमिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणाओं के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम होगा। तो अवधारणाओं को विकास करना है तो सबसे पहले होता है मूर्त अनुभव का प्रयोग करना, इसके बाद होगा बोलचाल की भाषा, इसके बाद होगा चित्रों के माध्यम से प्रदर्शन, फिर अगला होता है प्रतीकात्मक भाषा का, अर्थात 2 3 4 1। यानी कि पामेला लीवेल के मॉडल के अनुसार पहला होता है मूर्त वस्तुएं, फिर बोलचाल, फिर भाषा, फिर चित्र, फिर प्रतीक होता है। इसे कहते हैं ELPS। ई मतलब एक्सपीरियंस, एल मतलब लैंग्वेज, पी मतलब पिक्चर, एस मतलब सिंबल। सभी लोग समझ गए? नो डाउट। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण की किसी विधि में हम नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। रूल टू एग्जाम्पल, हम किस रूल के अकॉर्डिंग जाते हैं, और एक प्रकार के एक प्रश्न आएगा ही आएगा। तो रूल टू एग्जाम्पल है, रूल मतलब है तो निगमन होगा, अगर एग्जाम्पल है तो फिर आगमन होगा। आगमन निगमन ये चीज़ हो गया। विश्लेषण हो गया, किसी चीज़ को अगर मुट्ठी बंद है तो उसको 5 मुट्ठी खोलकर 5 पार्ट में डिवाइड कर दे, 5 उंगलियों की तरह 5 पार्ट में डिवाइड कर देना, मतलब विश्लेषण बनेगा। संश्लेषण क्या है, 5 उंगलियां खुली उसको मुट्ठी बंद कर लेना, यानी 5 पार्ट को एक ही पार्ट में समझा देना अच्छे तरीके, उसको संश्लेषित करना कहना। संश्लेष मतलब संकुचित, समझ गए ना, एक ही टॉपिक पे सारे कवर कर लेना। अगला राष्ट्रीय परिचय रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार गणित की पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए, छात्र केंद्रित और उनकी दैनिक जिंदगी के अनुभव से जुड़ी होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। और NCF वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यामितीय सोच के विकास में वैन हीले के अनुसार जब बच्चा विभिन्न आकृतियों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करने लगता है तो वह किस प्रकार का स्तर कहलाएगा। दृश्यावलोकन, विश्लेषण, अनौपचारिक या औपचारिक। मैंने बताया था जब बच्चा विभिन्न आकृतियों उनकी विशेषताओं के आधार पर, विशेषता के आधार पर कर रहा है मतलब विश्लेषण हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो वैन हीले का जो दिया गया है, वैन हीले का जो मैथमेटिक्स पेडागोजी में 1 नंबर पूछा जाता है, तो वैन हीले के पार्ट को आज आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गणित में त्रुटियाँ जो एरर की क्या भूमिका होती है, गलती की क्या भूमिका है। एक आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनने जा रहे हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, आपको समझाना बच्चों के लिए। ये दर्शाती कि बच्चे का दिमाग कमज़ोर है, गलत। ये शिक्षण एवं प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि बच्चे की सोच दर्शाती है, बिल्कुल सी बात है, महत्वपूर्ण हिस्सा है अधिगम प्रक्रिया की, सही बात है। गणित में त्रुटियों कोई स्थान नहीं है, कोई गणित सटीक विज्ञान, गलत है। बिना त्रुटि करके गणित सीखी नहीं जा सकती है, ये केवल शिक्षक की लापरवाही की दर्शाती है, ये भी गलत है। तो गणित में त्रुटियां जो एरर होता है उसकी भूमिका है कि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं क्योंकि ये बच्चे की सोच को दर्शाती है। अब इसी प्रश्न पे कोई कहानी कविता देकर भी पूछी जा सकता है, तो आप ये मत सोचिए कि डायरेक्ट यही चीज़ें पूछी जाएगी। इसी टॉपिक को लेके कोई अन्य प्रश्न बनाया जा सकता है कहानी कविता के माध्यम से, स्टेटमेंट के माध्यम से। प्राथमिक स्तर पर गणित के पैटर्न और उनके विन्यास को सिखाने पर इतना बल क्यों दिया जाता है। प्राथमिक स्तर में गणित पैटर्न और उनके विन्यास को सिखाने के लिए यह समय बिताने के लिए अच्छी गतिविधि है, गलत है। बच्चों के कलात्मक बनाता है, ये भी गलत है। यह बीज गणित है, उच्च गणित आधारशिला रखता है, तार्किक सोच को बढ़ाता है। तो तार्किक सोच को बढ़ाना पॉजिटिव है, इसलिए थर्ड ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि पैटर्न को समझने में बच्चा संख्या बोध और सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है जो प्राथमिक स्तर के बीज गणित के आधार के रूप में कार्य करती है।
अगला प्रश्न है, गणितीय खेल और पहेलियाँ शिक्षण में किस प्रकार सहायक होती हैं? कहीं ना कहीं ये गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और समस्या समाधान कौशल विकास करते हैं। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर देना, फीडबैक कर देना। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की वह विधि जिसमें बच्चे के पूरे वर्ष के गणितीय कार्यों, प्रोग्रेस और गतिविधियों का रिकॉर्ड व्यवस्था में रखा जाता है क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड या चेकलिस्ट? देखिए, मूल्यांकन की विधि से बच्चे के पूरे वर्ष की गणित कार्य, प्रोसेस, गतिविधि का रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। तो व्यवस्थित रूप से रखा जाना है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थित रखना है, तो पोर्टफोलियो इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। पोर्टफोलियो जो होता है छात्र के विशिष्ट कार्य, टेस्ट, रचनात्मक गतिविधि और एक संचयी क्रमिक संग्रह होता है जो सतत प्रगति को प्रदर्शित करता है। तो इसलिए पोर्टफोलियो इज द राइट आंसर हो जाएगा। सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, हर प्रश्न को बिल्कुल डाउट क्लियर होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। एक प्राथमिक कक्षा का छात्र है जो 45 + 35 को हल करते समय इस प्रकार लिखता है। 45 37 यानी 40 धन 30 धन 5 धन 7 बराबर 70 धन 12 बराबर 82। गणित के शिक्षक रूप में आप छात्र के इस विचार का मूल्यांकन कैसे करेंगे कि छात्र ने गलत तरीका अपनाया, उसे पारंपरिक विधि सीखनी चाहिए, छात्र को 0 अंक मिलने चाहिए क्योंकि यह चरण दर चरण सही प्रक्रिया नहीं है, छात्र के योग के लिए अपनी खुद की वैकल्पिक रणनीति का उपयोग हो रहा है जो गणितीय सोच को दर्शाती है, या छात्र उलझन में है और उसे पुनर्समूह की अवधारणा बिल्कुल समझ नहीं आती। कहीं ना कहीं ऐसा अगर बच्चा कर रहा है तो छात्र के लिए खुद की वैकल्पिक रणनीति हो सकती है, उसका उपयोग कर रहा है और उसकी गणितीय सोच को क्या करना चाहिए, गणितीय सोच को दर्शाती है कि पहले हम बड़े बड़े अंकों को 40 और 30 को जोड़ लें, फिर छोटे छोटे अंकों को जोड़ लें, फिर दहाई वाले जोड़ें, फिर इकाई वाले जोड़ें, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस प्रकार के मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे मॉडरेट क्वेश्चन। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को आधा अर्थात 1/2 और 1/4 अर्थात 1/4 की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री TLM का क्रम क्या होगा? पहला ब्लैक बोर्ड पर प्रतीक लिखना, फिर दूसरा मूर्त वस्तुएं, मूर्त वस्तु जैसे ठोस वस्तुएं, कागज को मोड़ देना, तीसरा आकृतियों को चित्र बनाकर समझाना। देखिए, TLM में सबसे पहली बात तो मूर्त वस्तुएं, ठोस वस्तुएं, कागज को मोड़ना होगा नॉर्मल तौर पे, इसके बाद आकृति को चित्र बनाकर, इसके बाद ब्लैक बोर्ड पर प्रतीक। पहला मूर्त वस्तु, दूसरा आकृति को चित्र बनाना, तीसरा होगा ब्लैक बोर्ड। तो 2 3 1 यानी कि सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ये जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत के अकॉर्डिंग है, तो ये भी आपको ध्यान देना है किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग है, जेरोम ब्रूनर। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्यारे से प्रश्न की तरफ। गणित की कक्षा में जियो बोर्ड का उपयोग मुख्य रूप से किसके शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी माना गया है? गणित की कक्षा में जियो बोर्ड जो होता है, जियो बोर्ड का उपयोग मुख्य रूप से किसके शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी माना गया है? त्रिआयामी 3D आकृति के आयतन की गणना, संख्याओं के स्थानीय मान जोड़ घटाव सिखाने में, द्विआयामी ज्यामितीय आकृति के विशेषताओं और उनके परिमाप को समझाना, या सांख्यिकीय ग्राफ बनाना। तो गणित की कक्षा में जियो बोर्ड मुख्य रूप से जिसके शिक्षण के लिए सबसे प्रभावशाली है वह द्विआयामी 2D ज्यामितीय आकृति की विशेषता और उनके परिमाप को समझाने के लिए। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ज्यामिति में प्रमेय और अभिग्रहित के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ज्यामिति, प्रमेय और अभिग्रहित यानी प्रमेय वे गणितीय कथन है जिनके तार्किक तर्कों के आधार पर सिद्ध किया जाता है, जबकि अभिग्रहित बिना प्रमाण के सत्य मान लिया जाता है। तो प्रमेय को प्रमाण की आवश्यकता होती, तार्किक तर्कों के आधार पर होता है, लेकिन अभिग्रहित को बिना प्रमाण के सत्य मान लिया जाता है। यह कथन आपको सत्य दिया गया है। सही कि नहीं आप लोग भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 का एक छात्र कहता है कि सभी वर्ग आयत होते हैं, इसलिए वर्ग भी एक प्रकार का आयत कहलाएगा। वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस प्रकार है? यानी वर्ग मतलब चारों भुजाएं बराबर, सभी वर्ग क्या कहलाए? आयत होते हैं। तो वर्ग भी जो भी होंगे, एक छात्र कहता है सभी वर्ग आयत होंगे, इसलिए वर्ग भी कहीं ना कहीं एक आयत है। तो वैन हीले के ज्यामिति के अनुसार वस्तु में अनौपचारिक निगमन पे आ जाएगा, एक प्रकार का आयत है। तो क्या आ गया? अनौपचारिक में निगाह, क्योंकि अनौपचारिकता में एक प्रकार का माना जा सकता है। गणित में समस्या समाधान विधि के एक प्रमुख दोष क्या है?
गणित की समस्या समाधान में जो प्रमुख दोष आता है कि इसमें समय बहुत अधिक लगता है, जिससे निर्धारित समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना कठिन हो जाता है। इसलिए यह गणित में समस्या समाधान जो विधि है, एक प्रकार का दोष है कि बहुत अधिक समय लगता है, समय ज़्यादा लगता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आई होप सभी लोग समझ गए हो अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आपने समझा और सारे प्रश्नों को आपने समझा। बाकी सभी क्लासेस चल रहे हैं, सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, अपने प्रिपरेशन को मजबूत बनाइए और सिलेक्शन पाइए। अपने सारे सपने को साकार कीजिए, माता पिता के सपने को साकार करिए। मैं मिलता हूँ आपके अगले नेक्स्ट क्लास पे, अगले सेशन पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।